30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मैं हूं भावना नैयर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीएम मोदी एट एससीओ, क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक प्रभाव तक। जी हाँ, खासतौर से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की पहले जापान की सफल यात्रा और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के दूसरे अंतिम पड़ाव यानी चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ के तियानजिन पहुँच चुके हैं। पीएम 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अब से कुछ देर बाद मुलाकात करने वाले हैं। और पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ये दोनों की मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच स्थिरता और गति लाने में अहम भूमिका साबित कर सकती है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव को देखते हुए ये द्विपक्षीय बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है मुकुल। और ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी कही जा रही है क्योंकि भारत चीन कूटनीतिक संबंध को इस वर्ष हो रहे हैं 75 साल पूरे। बिल्कुल, और कैसे क्षेत्रीय सहयोग से वैश्विक प्रभाव जो है वो यहाँ हमें खास तौर से भावना नजर आएगा, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। और ख़ास तौर से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से ऐसे तमाम वो पहलू हैं जो कि इस मुलाकात से जोड़कर जिनको देखा जा रहा है, क्योंकि जब हम भारत चीन के संबंधों की बात कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे भावना तुमने बताया कि 75 वर्ष के जो संबंध हैं हमारे, कैसे वो और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। या एक खास तौर से अगर देखा जाए तो ना सिर्फ सहयोग की दृष्टि से जब हम देखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री के इससे पहले भी जो यात्राएं रही हैं, यानी इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने जो अपने चीन की यात्रा की है, कब कब वो हुई है, एक बार उस पर भी हम यहाँ नजर डालें। बिल्कुल, यहाँ बहुत जरूरी है ये भी जानना कि भारत चीन रिश्तों में किस तरीके से आगे स्थिरता आ रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का ये चीन दौरा, जहां प्रधानमंत्री मोदी की ये छठी चीन यात्रा है। 2018 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हो रहा है और 2020 के बाद जिस तरीके से गलवान घाटी पर तनाव हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार चीन का दौरा करें। 7 साल बाद प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं चीन। बेहद ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि जापान के बाद अब चीन दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। दूसरा और अंतिम पड़ाव है उनका और कहा जा रहा है कि महाशक्तियों का महामंथन हो रहा है। और सितंबर 2016 की बात करें तो हांगझोउ में G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल, इससे पहले 2015 में मुलाकात हुई थी। 2017 सितंबर की हम बात करें तो जियामेन में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। और ये सिलसिला देखिए किस तरीके से चल रहा। अप्रैल 2018 की हम बात करें तो वहाँ में फर्स्ट इनफॉर्मल समिट भी हुआ। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े सिलसिला ये बड़ा जून 2018 में जब किंगडाओ में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं चीन। और चीन में तियानजिन में होने वाली है बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक, एससीओ बैठक, शंघाई कोऑपरेशन बैठक होने वाली है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख भी करेंगे जहां आपको बताते हैं कि क्या इस दौरे से भारत चीन संबंधों में और स्थिरता और रफ्तार मिलने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन के तियानजिन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन को मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता लाने में काम करना चाहिए। साथ ही आपको बताते कि जापान में जब वे थे तो जापान के अखबार को एक साक्षात्कार दिया था। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था ये आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सौहार्दपूर्ण संबंध न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि पर भी सकारात्मक असर डाल सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज की अस्थिर वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत और चीन जैसी दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करें और दुनिया में आर्थिक संतुलन स्थापित करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अखबार को यह साक्षात्कार में कहा कि कैसे भारत चीन संबंधों में अब एक और अध्याय जोड़ने की जरूरत है। और क्योंकि कूटनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में कई मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक व्यापार के क्षेत्र में भारत चीन आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से एलएसी पर तनाव था कुछ सालों पहले, वो स्थिरता जिस तरीके से आई है और हमने देखा है कि कैसे दोनों देशों के मंत्री भी एक दूसरे के देश गए हैं और वहां पर भी रिश्तों में अब नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ना सिर्फ नरमी बल्कि अगर खास तौर से बात की जाए कि किस तरीके से भारत में जो चीन के राजदूत हैं शू फेहोंग,
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया और विश्वास भी जताया कि ये यात्रा भारत चीन संबंधों को नई गति और ऊर्जा प्रदान करेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया है, क्योंकि खासतौर से भावना जब दी जाए, क्योंकि जब हम लगातार कहते हैं कि भारत जो कि आज पूरे दुनिया के तमाम देशों की भी अगर बात की जाए तो एक विश्व मित्र की भूमिका में नज़र आता है। चीन जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, वहाँ पर किस तरीके से जो संबंध है वो बेहतर हो सकते हैं। 2015 के बाद अगर खासतौर से नज़र डालें तो हमने देखा है एक नई विदेश नीति के तहत अगर खासतौर से बात की जाए या भारत के हित से बात करें या विश्व कल्याण की हम बात करें, उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत लगातार जिस तरीके के जो कदम है वो उठा रहा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद कुमार जी, जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू उज्बेकिस्तान एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एससीओ रैट्स के। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका डीडी न्यूज में भाग लेने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सबसे पहले बात यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन में है और दुनिया की नजरें इस बैठक पर होने वाली है जो प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच होने वाली है। ऐसे में इसको आप किन मायनों में खास बता सकते हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है और कैसे दोनों देशों के बीच जो नरमाहट देखने को मिल रही है उसमें और नरमी देखने को, स्थिरता देखने को मिल सकती है? अभी आपने बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी, उसके अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी, पर उसके साथ में जैसा कि अभी आपने बताया कि विश्व की आर्थिक जो घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुई हैं उन पर चर्चा अवश्य होगी और जो अन्य देश के नेता हैं उन लोगों ने भी इस पर कहा है कि इस पर चर्चा होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो केवल हमारे पड़ोसी देश के नाते ही नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और चीन विश्व के दो सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं और दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में काफ़ी उभर कर आगे आ रही है। ऐसे में जो भी विश्व की आर्थिक व्यवस्था के बारे में दोनों के बीच में बातचीत होती है और अन्य देशों के साथ में होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जी बिल्कुल, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और जब हम एशिया की दो महाशक्तियों के इस मंथन को लेकर बात कर रहे हैं, जो एक सार्थक संवाद की यहाँ उम्मीद की जा रही है, आप इतनी करीबी से देखते भी आए हैं जब एससीओ समिट को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि जब ना सिर्फ क्षेत्रीय स्तर से लेकर जब वैश्विक कल्याण की हम बात कर रहे हैं और उसमें तमाम वो देश जो इसमें शामिल हैं, जाहिर तौर पर कई अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार जो चर्चा है वो होगी। और ख़ासतौर से आतंकवाद की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लगातार भारत उस पर अपनाता हुआ आया और लगातार पूरे विश्व को ये कड़ा संदेश भी हमने दिया है। तो क्या उसको लेकर भी हम यहाँ मान सकते हैं कि ये एक मुद्दा रहेगा चर्चा का? सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं थी, एक बार फिर से बताएंगे? विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आया है और पूरे विश्व को एक सख्त संदेश भी ये हमने दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो कहीं सीमा पर हो, देश के अंदर हो या किसी भी दूसरे देश के साथ इस तरह की अगर कहीं भी गतिविधि होती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्या ये मुद्दा जो है हम मान सकते हैं कि एससीओ पर भी यहाँ पर इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, भारत जो की है वो हमेशा ही दूसरे देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने पर ही जोर देता है और मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कोई सख्त संदेश है, बल्कि हमने एक ऐसा अपना जो है हमने अपनी एक व्यूज़ लिए हैं, हमने अपनी विचार व्यक्त किए हैं जो कि भारत की संप्रभुता और भारत के हितों को और भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। और जो हमने निर्णय लिए हैं हाल के दिनों में, उससे यह साफ होता है कि भारत की संप्रभुता और भारत के लोगों के हितों की वो हम किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि कई और देश हैं जो कि दबाव में आकर के उन्होंने अपने कुछ निर्णय लिए हैं, लेकिन भारत एक प्राचीन सभ्यता है और हमारा एक बहुत सालों का स्वतंत्रता के बाद से इतिहास रहा है कि हम कभी भी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। जी। तो यह एक संदेश जरूर है और मेरे विचार से इसके जो बैकग्राउंड में हम दूसरे देशों से जो अभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे उन सभी से हम
इसकी बैकग्राउंड में बातचीत अवश्य करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार इसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, अपने दर्शकों को भी बताएंगे किस तरीके से सार्थक संवाद जो है वो यहाँ होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो ये मुलाकात होगी और किस तरीके से तमाम वो अलग अलग मुद्दे जिन पर सार्थक संवाद की जो उम्मीद है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भावना, दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो यहाँ भी टिकी होंगी कि किस तरीके से भारत जो है सार्थक संवाद करेगा। कि दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पे टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होने वाली है विनोद जी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जापान की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री चीन पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन पहुंचे हैं और उसके बाद ये मुलाकात, ये बैठक शुरू हो चुकी है। 7 साल से ज्यादा समय के बाद चीन की ये उनकी यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां चीन के तियानजिन में ये बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो इस वक्त बड़ी खबर यही कि जो बैठक थी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच, ये बैठक शुरू हो चुकी है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी बैठक को लेकर तमाम जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। किस तरह के जो चर्चा है वो भी किन किन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। और फिलहाल यानजिन में ये बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार अगर देखा जाए, सबसे पहले भी जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है वहाँ भी कहीं ना कहीं सार्थक संवाद जो हैं वो हमें नजर आए हैं। और आज की ये जो बैठक है कई मायनों में अहम हो जाती है। कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शायद एक आपसी सहयोग की उम्मीद जो है वो दोनों देश कर सकते हैं। और लगातार हम भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन से विषय जिनको लेकर हो चुकी है। यानजिन में बैठक शुरू हुई है पीएम और मोदी आपको बता और शी दें कि जिनपिंग। भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गर्माहट दिखने को मिल रही है और नरमी पड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध को इस साल 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ये एससीओ समिट कल होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप की टैरिफ नीति अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में एक असर डालती हुई नजर आ रही है, ऐसे में दोनों देशों के बीच ये मुलाकात इस वर्ल्ड ऑर्डर में बेहद अहम है। बिल्कुल, और खासतौर से 7 साल से अधिक के अंतराल के बाद अगर हम बात देखते हैं तो जो यहाँ पे पीएम मोदी पहुंचे उससे पहले उनकी शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात है, देखिए वो 2024 में भी हुई है। 23 अगस्त की हम बात करें, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके साथ साथ 15 नवंबर 2022 की अगर बात की जाए, बाली इंडोनेशिया G20 समिट में भी मुलाकात हुई। और इससे पहले भी खासतौर से अगर हम बात करें तो 13 नवंबर 2019 ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट के दौरान भी जो दोनों नेता हैं इनकी मुलाकात हमने देखी थी। वहीं अगर 2019 की ही 11-12 अक्टूबर की हम बात करें, मामल्लपुरम भारत में सेकेंड इनफॉर्मल समिट जो है वो हमने देखा था। इसके साथ अगर 13 जून 2019 की बात करें तो बिश्केक किर्गिस्तान में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। 9 जून 2018 को किंगडाओ चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक बार फिर मिले थे। वहीं अगर 2018 27-28 अप्रैल की बात करें तो वुहान चीन में फर्स्ट इनफॉर्मल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी मिले थे। 23 अक्टूबर 2024 में पहुंचते हैं तो पिछले साल कजान रूस में ब्रिक्स समिट में दोनों देश मिले थे, जिसके बाद एलएसी पर कई बड़े निर्णय आने शुरू हुए थे। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि 15 नवंबर 2022 हो, इससे पहले भी कई तिथियां हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग औपचारिक अनौपचारिक तौर पर मिलते आए हैं और दोनों देशों ने सकारात्मकता के साथ कैसे दोनों के रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाए इस पर काम किया है। हालांकि उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में और दोनों देशों के जिस तरीके से विदेश मंत्रियों या फिर एनएसए के बीच मुलाकात हुई है, दिख रहा है कि नीतियां बन रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जिसमें ट्रंप टैरिफ नीति जो वर्ल्ड ऑर्डर पर इस समय कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में दोनों देशों की मुलाकात इस तनाव को कम करने में और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में गति प्रदान कर सकती है। बिल्कुल, और खासतौर से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, अब से पहले 8 से 9 बार जो इनकी मुलाकात हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण रही है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण रही है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। विनोद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे हम जानेंगे किस तरीके से लगातार जो ये मुलाकात है शीर्ष नेतृत्व की
कितना इसका फायदा दोनों बिल्कुल देशों को मुकुल। मिला है। और हमने साथ देखा ही है कि किस तरीके से अगर कयास लगाए जाएं तो क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं दोनों देशों की मुलाकात में। बातचीत से अब कहा जा रहा है कि संभावनाओं का द्वार खुल सकता है, खासकर बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो बिजनेस में कहीं ना कहीं असामान्यता दिख रही है वहां उस व्यापार में किस तरीके से स्थिरता लाया जाए, उस पर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच कैसे बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाशी जा सकती है। टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो सकता है क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। रोबोटिक्स हो, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ऐसे में भारत चीन में ऐसे बाजार तलाश सकता है जिसमें टेक्नोलॉजी में भारत कैसे आगे बढ़ सके और चीन का साथ ले सके। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय बैठक के जरिए अगर बात की जाए तो संभावनाओं के जो द्वार हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। और खासतौर से अगर हम जब बात करते हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दे जो हैं, फिर चाहे हम बात करते हैं कि व्यापार के लिए मार्केट एक्सेस मिलेगा या सप्लाई चेन जो है वो और सुदृढ़ होगी। खासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे जो दोनों देश हैं वो बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि जो दोनों देश के लोग हैं व्यापार की सुगमता के लिए ज़रूरी है और बेहद जरूरी भी। चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी। आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। अंशु जी, भारत चीन के रिश्तों में जिस तरीके से नरमी और स्थिरता हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से शुरू हो चुकी है और ये ऐसे परिदृश्य में हो रही है जहां वैश्विक अगर ऑर्डर को देखा जाए तो ट्रंप टैरिफ दोनों ही देशों पर हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोनों महाशक्तियां हैं, ऐसे में दोनों देश किन मुद्दों पर, स्पेशली ट्रंप के टैरिफ मुद्दे पर, किस तरीके से आगे इस बातचीत को लेकर जा सकते हैं? शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही वैश्विक राजनीति की दृष्टि से हम यदि देखें तो बहुत ही ऐतिहासिक मुलाकात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुरू हो चुकी है। और यदि हम देखें तो लगभग 25 से 30 मिनट की ये मुलाकात रहने वाली है और सभी इस बात को कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत और चीन के संबंधों में विशेषकर 2020 में गलवान की झड़प के बाद से स्थितियां बनी थी, तो एक खटास की स्थिति बन गई थी। और इसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री चीन की लगातार यात्राएं कर रहे थे या वहां से जो यात्राएं हमारे यहाँ हो रही थी उस पर एक विराम लग गया था। लेकिन मैं कहूंगी एक अल्प विराम इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में और कूटनीति में अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसको लेकर के देश आगे बढ़ते हैं। तो यदि वर्तमान हम भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो ट्रंप के हवाले से एक बड़ा उथल पुथल का दौर हम देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनको सिर्फ इस बात के लिए पिनलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमीज लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्तर पर आगे बढ़ रही हैं जी, और अपने अपने जो संगठन हैं उनको ये अपना सहयोग मजबूती से प्रदान कर रही है, जैसे कि ब्रिक्स या एससीओ। तो ऐसे परिदृश्य में जब आज ये दो पंत प्रधान मिलकर के बात कर रहे हैं, तो कजान में लास्ट अक्टूबर 2024 में जो शी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई थी, इसके बाद से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर के भी एक हमने सॉल्यूशन की और अब चीजें जाती हुई देखनी शुरू की है, जिसमें कि डिसएंगेजमेंट या डी एस्केलेशन दोनों देशों की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में किया गया है। और अभी जापान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देकर चीन पहुंचे हैं कि भाई यदि सबका सहयोग रहे तो ये एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी हम वापस ला सकते हैं। तो ओवरऑल एक एशियन सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका के हवाले से क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है अभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट का तुरंत तो हमें हल नहीं मिल सकता और मुझे नहीं लगता इसको लेकर कोई बहुत बातें होंगी, लेकिन आर्थिक संबंधों को आगे कैसे ले जा सकते हैं, विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, तो वहां मार्केट एक्सेस को लेकर के, सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने की दृष्टि से, और भारत कैसे जो एक मार्केट तलाश कर रहा है, आउटरीच कर रहा है दूसरे देशों को, ताकि जो एक ट्रेड का पिनलाइजेशन हमें ट्रंप की ओर से आया है उसको हम कैसे उसकी खाना पूर्ति कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं हमारे सामने जी बिल्कुल देखना होगा आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से संबंध जो है और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। आज जिस तरीके से मार्केट एक्सेस का आपने जिक्र किया, कैसे वो पूरा हो सकेगा और दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। हमारी जो चर्चा है आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर एससीओ समिट में भाग लेने के लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देखें, कूटनीतिक दृष्टि से देखें या फिर भू राजनीतिक तरीके से देखें, बेहद अहम है। और इस समय हमारे साथ चर्चा में अंशु जोशी जुड़ी हुई है। आइए सीधा अंशु जी का रुख करेंगे। अंशु जी, जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या फिर भू राजनीतिक परिदृश्य के साथ देखा जाए, बेहद ही अहम माना जा रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि जापान में भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर चीन में दिखनी होगी? जब हम जापान की ओर नजर डालते हैं और ये जो पूरा एक दौरा प्लान किया गया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाया जापान चीन पहुंचे हैं। और जब हम जापान की ओर नजर डालते हैं तो लंबे समय से हमारा एक सहयोगी देश रहा है, विपक्षीय स्तर पर तो रहा ही है, लेकिन यहाँ देखिए आप एससीओ से इतर देखिए, क्वाड में जापान भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। तो इस दृष्टि से एक तो हमारी विदेश नीति का जो ये एक डायमेंशन है कि वी आर ऑल अलाइंड, और जहां पर भी वैश्विक भलाई की बात होगी वहां हम अपना सहयोग देंगे। तमाम ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं इन पर हम एक्टिव रहेंगे। तो एक तो ये इस बात को परिलक्षित करने का हम देख सकते हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट होता है जापान यात्रा से। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेलर देकर के अब चीन पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर जापान ने जिस तरह से भारत पर अपना भरोसा जताया है और एक बहुत हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट फिर अनाउंस किया है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो इससे संदेश अब ये एससीओ के मेंबर नेशंस को भी जाता है। यहाँ एससीओ की इस शिखर वार्ता में रशिया भी शामिल होने जा रहा है, पुतिन है यहाँ पर। तो एक चीन और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं, जो लगातार विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से खराब होते चले गए, तो वहां पर ये एक कहीं ना कहीं संदेश है कि एशिया के जो ये तमाम देश हैं, यूरेशिया के जो ये तमाम देश हैं, यदि ये साथ मिलकर के आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब ग्लोबल साउथ के देश हैं, तो फिर ये ग्लोबल साउथ को एक नई दिशा में, नेतृत्व की दिशा में लेकर के जा सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि चीन महाशक्ति के रूप में अपने आप को पहले ही एस्टेब्लिश कर चुका है, लेकिन जिस तरह से अब यदि वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में देखें तो अमेरिका के साथ जिस तरह से चीन के रिश्ते हैं और फिर भारत के अमेरिका के साथ विगत वर्षों में जिस तरह से रिश्ते प्रगाढ़ हुए, तो उस दृष्टि से स्थितियां अलग थी और अब स्थितियां एकदम अलग हो गई हैं। जिस तरह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा है, उसी तरह से चीन पर भी टैरिफ थोपा है, ब्राजील पर भी टैरिफ थोपा है, रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर टैरिफ थोपे हैं। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट, कॉमन एजेंडा आइटम इन तमाम देशों के सामने है। और एससीओ अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है, यूरेशिया का 65% भूभाग कवर करता है, पॉपुलेशन की दृष्टि से वैश्विक पॉपुलेशन का 42% कवर करता है, वैश्विक जीडीपी का 23% कवर करता है। एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण संगठन है। तो चीन के साथ बायलैटरली और एससीओ के साथ मल्टीलैटरली, यहाँ पर ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो पहले से प्लान था, ये पूरा जो आयोजन था। बिल्कुल, लेकिन एससीओ जो है वो किस तरीके से और सार्थक रहेगा, अंशुल जी, ये विनोद जी से भी मैं समझना चाहूंगा। वैश्विक परिदृश्य को जिस तरीके से हम देख रहे हैं विनोद जी, किस तरीके से इसमें आपसी सहयोग जो है भारत और चीन का वो बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि भारत और चीन के बीच में जो कुछ इश्यूज हैं, जो कुछ मुद्दे हैं, वो अचानक एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी के मन में ये आशा है कि जो इस बार जो बातचीत होगी, उस बातचीत में एक शायद एक रोड मैप बनेगा कि आगे की बातचीत हम कैसे करें, जिससे जो हमारे बीच के आपसी मुद्दे हैं उनको हम हल कर सकें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। और उसके साथ ही साथ जो हमारे आर्थिक संबंध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें यह देखना होगा कि आज की जो मुलाकात है उसके बाद में वहां से क्या निकल करके आता है। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ क्या हम आशा कर सकते हैं जी, और जहां तक सीमा की बात है, पहले भी इस पर बातचीत हुई है और कुछ मैं कहूँगा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं। तो इस बातचीत के भी कुछ अच्छे नतीजे जरूर निकलेंगे।
जी, बिल्कुल उम्मीद यही है कि इस बातचीत के ज़रिए भी जो बेहतर नतीजे हैं, सार्थक चर्चा ये रहेगी और उसके बाद बेहतर परिणाम जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर यहाँ निकलते हुए हमें नज़र आएंगे। लेकिन खासतौर से भारत और चीन के जो रिश्तों की जब हम बात करते हैं, कैसे इसको गति भी मिली है, ये इस पर भी हमें खासतौर से ध्यान देना होगा। और खासतौर से विनोद जी, जैसा आपने कहा कि हम एक सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं, जो बैठक है क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, सबकी नज़रें भी होंगी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि कैसे जो एशिया की दो महाशक्ति हैं, जो उस लिहाज से अगर देखा जाए और ख़ासतौर से वो तमाम देश जो एससीओ में शामिल हैं या और जो तमाम देश इससे जुड़े हुए हैं, उसके ज़रिए कितना लाभ अब हम मान सकते हैं? किस तरीके से एकजुटता विनोद जी इसमें नज़र आएगी? हाँ, दो बातें मैं कहूँगा कि जैसे भारत और चीन दोनों के बीच में हाल के समय में हमने देखा है कि एक जिसको कहते हैं एक वाइब्स हैं दोनों देशों के बीच में। वाइब्स हैं कि हम जो कि है वो अपने संबंधों को हमें सुदृढ़ करना चाहिए, जी, जो हमारे लोगों के लिए, हमारे दोनों देशों की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए और हमारे रिश्तों के लिए और क्षेत्र के लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एससीओ की मेंबरशिप को देखें, हुँ, तो एससीओ की मेंबरशिप में कौन से देश जो कि है आज मेंबर्स हैं या उसके ऑब्जर्वर या डायलॉग पार्टनर हैं, जी, तो आप देखेंगे कि वो सभी देशों ऐसे हैं जिनका हजारों साल से आपस में व्यापार का रिश्ता रहा है। हुँ, आप इंडस वैली के समय के ट्रेड रूट्स के मैप को देखिए और आपको दिखेगा कि इन सभी जगहों पर व्यापार होता रहा है हजारों साल से। ब्रिटेन और रूस के बीच में जब थोड़ा मतभेद भेद हुए तो जरूर यह व्यापार जो है उस समय अ, ठप हो गया। जी। उसके बाद में अब एक तरह से कहा जा सकता है कि उसको रिवाइव किया जा रहा है। ये संबंध हमारे हजारों साल बिल्कुल पुराने हैं विनोद और जी, किस तरीके जो संबंध हैं वो बेहतर रहें और कैसे भारत चीन के जो रिश्ते हैं उनको और गति मिलती हुई नजर आएगी, इस पर हम जानकारी लेंगे। और इसके लिए आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं भावना का। भावना, क्या कुछ खास जानकारी? मुकुल धन्यवाद। अगर हम भारत चीन रिश्तों की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ समय से देखें तो इसको रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ गति मिलती हुई नजर आ रही है, एक स्थिरता दोनों देशों में इस समय नजर आ रही है। और अगर हम पिछले कुछ मुलाकातों पर नजर डालें तो ये साफ तौर पर ये बयां करता है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, पीछे के सब उतार चढ़ाव को पीछे छोड़ के। दोनों देशों के बीच हम जानते हैं कि 19 अगस्त को विशेष प्रतिनिधि वार्ता होती है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहां आते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी पिछले महीने उन्होंने चीन की यात्रा करी थी। सीमा निर्धारण को लेकर जल्द होगा समाधान, यानी कि जो भी हमारी सीमाएं लग रही हैं, पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से डीएस्केलेशन हुआ है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि गलवान घाटी के बाद सैन्य कार्रवाई लगातार दोनों देशों ने कम कर दी है और आगे भी इस पर स्थिरता लेने के लिए दोनों ने सहमति जताई है, जिसमें WMCAC के तहत एक कार्य समूह बनाने पर सहमति बन चुकी है। यानी कि कार्य समूह बनेगा, एक समिति बनेगी जिसके तहत ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से हमें सीमा निर्धारण पर आगे स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ सीमा व्यापार को लेकर बात करें, सीमा व्यापार पर भी हमारी कई समय से अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन उस पर भी लगातार यहाँ काम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जल्द शुरू होने वाली है उड़ानें, वो भी सीधी उड़ानें जो बंद पड़ी थी उसको भी बहाल करने के लिए दोनों देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी दोनों देश लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीजा प्रक्रिया आसान करने पर सहमति बन चुकी है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, डिप्लोमेट्स हो या फिर आम पर्यटक हो, उनके लिए किस तरीके से वीजा प्रक्रिया को आसान किया जाए, बहाल किया जाए, इस पर भी दोनों देश सहमति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति होगी बहाल। हम ये जानते हैं कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट की बात कर रही है, चीन के पास ये रिसोर्स है और अमेरिका जब ट्रंप नीति के तहत टैरिफ लगा रहा है चीन और इंडिया पे, वे जानता है कि चीन के पास ये रेयर अर्थ मैग्नेट हैं। ऐसे में अगर उसने ये टैरिफ लगाया तो कहीं ना कहीं ये रेयर अर्थ मैग्नेट उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत के साथ चीन के रिश्ते इस रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर हम देख रहे हैं बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके बीच द्विपक्षीय बैठक जो है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कौन से ऐसे अहम मुद्दे जो हैं जिन पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में चीन के तियानजिन की से तस्वीरें, जहां पर दोनों नेताओं के बीच फिलहाल द्विपक्षीय बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें जो खासतौर से अलग अलग अहम मुद्दे हैं
दोनों देशों से संबंधित उन पर एक सार्थक चर्चा। और ये वो तस्वीर जब दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, आप देख सकते हैं। और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक फिलहाल चल रही है। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा, कितनी अहम बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर फिलहाल यहाँ चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी आपको लगातार हम जानकारी देंगे, बताएंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान हुई है द्विपक्षीय बैठक के दौरान। फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है शी जिनपिंग के साथ कितनी अहम है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए आज दुनिया की निगाहें इस बैठक पर भी जाहिर तौर पर टिकी होंगी। जिस तरीके से विश्व की दो जब आर्थिक महाशक्तियों की हम बात करते हैं, चीन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि हम देख सकते हैं कैसे विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई है, और चीन की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए क्या उसको भी गति देने का काम जो दोनों की बैठक है उसमें होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से भारत जो है वो एक मार्केट एक्सेस को देख सकता है, तो दूसरी तरफ चीन जो है वो सप्लाई चेन के लिए भी क्या यहाँ पे किसी बात को रख सकता है। फिलहाल ये बैठक जो है चल रही है तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। तो हम देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। साफ तौर पर ये हैंडशेक जता रहा है, दिखा रहा है कि दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस समय ये द्विपक्षीय मुलाकात करता हुआ, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर तियानजिन कल पहुंचे और आज ये द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। कल मुख्य तौर पर एससीओ समिट होने वाली है, उससे पहले ही इस मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है, बेहद ही ऐतिहासिक ये मुलाकात मानी जा रही है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जब एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, एक तरफ जब अमेरिका ट्रंप टैरिफ के जरिए दोनों देशों पर एक तनाव बनाने की कोशिश करता हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन एक साथ मिलकर मंथन करते हुए कि कैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए, आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कैसे मजबूती लाई जाए। ये दोनों ऐसे अहम संबंध हैं जिनको दोनों देश चाहते हैं कि आगे बढ़े। साथ ही साथ बैठक में मोदी और शी जिनपिंग के भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने, साथ ही पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से सीमा विवाद के बाद रिश्ते ने हमने देखे थे कि उतार चढ़ाव आए थे, उसको दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से अब चीन के तियानजिन पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कल पहुंचे, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उनका भव्य स्वागत। और आज की जो द्विपक्षीय बैठक है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, वो तमाम मुद्दे जिनको शायद इसमें रखा जा सकता है उन पर हमने अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हमने चर्चा की कि ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर शायद जो बातचीत है वो हो सकती है, क्योंकि एक आपसी सहयोग जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। और भारत की जिस तरह की नीति रही है, फिर चाहे हम पड़ोसी देश होने के नाते बात करें या जो भारत की नई विदेश नीति की बात की जाए, दोनों ही लिहाज से भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो और किस तरीके से प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे, और कैसे दोनों देशों की बेहतरी के लिए जो खासतौर से अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा हो रही है उनका जो परिणाम है वो अब से कुछ देर बाद सामने निकल कर आएगा। ये जानकारी कि कौन कौन से ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा हुई इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान। तो दुनिया भर की नजरें इस समय इस बैठक पर टिकी हुई हैं। चीन की धरती पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये महा मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के नाम पर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात 10 महीने बाद ये पहली द्विपक्षीय बातचीत है। ये दोनों नेता पिछली बार 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। अब माना जा रहा है कि खास संबंध किस तरीके से मजबूत किए जा सकते हैं और हाल ही में हुई प्रगति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस मुलाकात के बाद सामने आ सकते हैं। और ये मुलाकात अपने आप में बेहद ही खास है और ये बड़ा मौका है भारत और चीन के पास दोनों संबंधों को आगे बढ़ाने में।
जी बिल्कुल, और खास तौर से अंशुल जी आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से द्विपक्षीय बैठक चल रही है आज के समय में, जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत अपनी रक्षा सुरक्षा की भी बात करता है, लेकिन आज के समय में बात कही जाती है बॉर्डर मैकेनिज्म की, कैसे उसको दोनों देश जो हैं वो देखते हैं और क्या उस पर भी एक सार्थक चर्चा की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर? निश्चित तौर पर ये एक बिंदु चर्चा का भाग तो अवश्य होगा। भारत की यदि हम बॉर्डर्स को देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बॉर्डर्स हैं और बहुत लंबी सीमा है भारत की। और जब हम चीन के साथ सीमा विवाद की ओर नजर डालते हैं तो अब इसके इतिहास पर अभी चर्चा का समय तो नहीं है कि किस तरह से चीन ने एक लगातार जो पहले मैकमोहन लाइन थी और फिर जो एक सीमा निर्धारण को लेकर के जो भारत के साथ शर्तें थी, वहां से चीन धीरे धीरे पीछे हटा और इसी के बाद धीरे धीरे समस्या की स्थिति बन गई। और अब एक हम देखते हैं कि कैसा एक पूरा डिस्प्यूटेड ये पूरा एक मामला है। तो सीमा निर्धारण को लेकर के समाधान की ओर बढ़ा जाए, इस बात पर लगातार चीन और भारत के बीच सहमति बन रही है। और ये एक बिंदु भी बता दूं कि हालांकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हमने चीन के साथ जो संवाद की खिड़कियां थी, संवाद के द्वार थे, उनको हमने कभी बंद नहीं किया। और मुकुल जी देखिए, हर वर्ष कमांडर लेवल टॉक्स भारत और चीन के बीच में होती हैं। जी इसके अलावा एनएसए लेवल टॉक्स होती हैं। अभी भी जो चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए तो हमारे एनएसए के साथ बातचीत हुई और बिल्कुल। सीमा निर्धारण को लेकर सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति तो बन चुकी है। जी तो मुझे लगता है कि ये एक बिंदु प्रमुखता से चर्चा का विषय होगा। मुझे भारतीय एनएसए वहां बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं चर्चा में, तो निश्चित तौर पर इस पर बातचीत होगी। और मुझे आशा है कि अगर यहां से सहमति बन गई तो फिर बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो रिश्तों को फिर पॉजिटिव टेंजेंट की ओर ले जाने में जी हेल्पफुल साबित होंगे। जी इसके बिल्कुल। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक अस्थिरता का इस समय माहौल है, ऐसे में विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मुलाकात अहम इसलिए मानी जाए क्योंकि स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए इस समय जरूरी हैं, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते आए हैं कि वे शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जापान में भी हमने ये देखा, कल जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ऐसे में हम घटनाक्रम देख रहे हैं, लगातार अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। क्या मानते हैं कितना अहम है? विनोद जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे? सॉरी, फिर से बताइएगा, ये आवाज थोड़ा सा कट गई थी। जी विनोद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता का माहौल इस समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीरें लगातार आके ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि उस वैश्विक अस्थिरता को खत्म करने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भारत इस समय आगे बढ़ चुका है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। और मैं ये कहूँगा कि भारत और चीन के संबंध जो है वो हमेशा से ही 75 सालों में हमने देखा है, बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं। और अभी एक स्थिति ऐसी आ गई है, और जो विश्व में हमने कुछ राजनीतिक और आर्थिक अभी हाल के दिनों में कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जी तो उसमें इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में एक ये अवसर है जब दोनों अपने संबंधों को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यह कहना तो शायद संभव नहीं होगा कि वो अपने जो इश्यूज हैं उनको अचानक से छोड़ सकते हैं दोनों ही, लेकिन फिर भी इन संबंधों को एक नया आयाम मिल सकता है। और दोनों ही देश जो कि हैं, अगर आप हम उनके उनके पड़ोसियों को देखें, उन पड़ोसी देशों को जो भारत के हैं और जो चीन के हैं, उन सभी का भी इसमें वो इन सब जो बातचीत हो रही है उसको जरूर देख रहे होंगे और उसमें क्या निर्णय निकल करके आते हैं, क्योंकि उससे उनके ऊपर भी थोड़ा असर पड़ेगा। और मेरा ये विचार है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पर हम देख सकते हैं कि आगे के दिनों में कुछ प्रगति होगी। जी और उनमें व्यापार का मुद्दा है, जो रेयर अर्थ्स की सप्लाई का कुछ समय पहले बातचीत हुई उसका मुद्दा है। कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम कह नहीं सकते कि क्या निर्णय निकलेगा। क्या पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उस पर कुछ बात उठाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और जो कुछ सीमा के विषय में अब क्या किया जाएगा, आगे क्या निर्णय निकल करके आता है उस विवाद को एक विनोद जी, इसके परमानेंट साथ हम ये सेटलमेंट भी के देख रहे हैं कि जिस तरीके से एससीओ समिट होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ होंगे, शी जिनपिंग होंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि ये एक नया वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखिए, मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा
कि एससीओ को कुछ वेस्टर्न मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि एंटी वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। एससीओ जो कि है एक रीजनल बिल्कुल विनोद जी, हमारे साथ यानजिन से हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी फिलहाल जुड़ चुके हैं। अरुण, ताज़ा जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा। हमने देखा इन तस्वीरों में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक फिलहाल जो चल रही है और लगातार काफ़ी उम्मीदें इस बैठक से की जा रही हैं। बिल्कुल, उम्मीदें होना लाजमी भी है। दोनों ही लीडरशिप मुलाकात हम कह सकते हैं लास्ट टाइम कजान रशिया में हुई थी, उसके बाद दोनों लीडरशिप की एक तरह से यहाँ एक मुलाकात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर की विजिट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो एससीओ समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं जी। ये वही एससीओ समिट है, अगर आपको एक बार याद दिला दें, जब इसकी चेयरमैनशिप बिल्कुल अरुण, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। फिलहाल और भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष फैजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है मुकुल कि ये जो चर्चा रही है बेहद ही सार्थक रही है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन पहुंचे हैं और द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष फैजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको
बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो परस्पर विश्वास जो है भावना, उसकी बात यहाँ प्रधानमंत्री ने कही है। बेहद सार्थक ये चर्चा रही है और प्रारंभिक वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। बिल्कुल, और काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार हमने जाना कि तमाम वो महत्वपूर्ण बातें। अरुण का रुख हम कर लेते हैं। अरुण, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने इस प्रारंभिक वक्तव्य में तमाम बातों का जिक्र किया और बताया भी कि जो पिछली हमारी मुलाकात थी कितनी सार्थक रही है, सकारात्मक दिशा में हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो अहम बातें बोली अपने आखिर के वक्तव्य के अंदर कि परस्पर विश्वास, संवेदनशीलता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यूज किए हैं कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना होगा और एक सेंसिटिव रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे पीएम के जो ओपनिंग रिमार्क्स को देखें तो पीपल टू पीपल कनेक्ट उनके जी। सबसे पहली बात कही, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको रिस्टोर किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। कई श्रद्धालु जो होते हैं उनका एक तरह से दृष्टि रहती है कि कैसे वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बड़े आराम से कर सके, तो उस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो दूसरी प्रोमिनेंट बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसका इस्तेमाल किया फ्लाइट्स को लेकर के किया है, जिसकी एक तरह से रिज्यूम या रिजम्पशन एक तरह से होता हुआ दिखाई देगा, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ध्यान में रखते हुए इन बातों को हाईलाइट किया है। तो अब ये तो हालांकि ओपनिंग रिमार्क्स थे, लेकिन हाँ, जब इसका एक ब्रॉड आउटलुक या फिर ब्रॉड एक आउटकम निकलता हुआ आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो इस समय पर जो हमारे सोर्सेज में हमें बता रहे हैं, जो कि लोकल मीडिया में भी यहाँ पे छप रहा है, वो ये है कि कल्चरल लिंकेजेस यानी कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, इस पर फोकस रहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए आए हैं और ये वही एससीओ समिट है जब इसकी चेयरमैनशिप भारत के पास थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सिक्योर नाम का मंत्र दिया था, SECUR ही, जिसकी तमाम जो एससीओ लीडर्स है उसका सराहना की थी। एस का मतलब सिक्योरिटी हो गया, ई का मतलब इकोनॉमिक एंगल हो गया, कैसे हम इकोनॉमिकली एक दूसरे से एकजुट हो सके, सी का मतलब कनेक्टिविटी हो गया, लेकिन कनेक्टिविटी सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका इशारा है कि सॉवरेनिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यू का मतलब यूनिटी, की कैसे हम सब यूनाइट हो सके जी, जो उनका फोकस रहा था। आर का मतलब रिस्पेक्ट और ई का मतलब एनवायरमेंटल। तो तमाम एक तरह से जो इंक्लूसिव अप्रोच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी थी, कहीं ना कहीं एससीओ समिट के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको एक तरह से एक्सपैंड करते हुए दिखाई देंगे, उसको एक तरह से आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, आज की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में बैठक रही है, प्राइम फोकस प्राइमरीली यही रह सकता है कि कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट पे फोकस रखा जा सके। दूसरा प्रोमिनेंट पार्ट जो बिजनेस कम्युनिटी आज की है, उसकी काफी ज्यादा उम्मीदें और एक तरह से निगाहें रहेंगी इस बैठक के ऊपर कि इसके ब्रॉड आउटकम्स क्या कुछ निकल करके आते हैं, क्योंकि इस समय पर चाहे चाइना हो चाहे भारत हो, वो नए मार्केट की तलाश कर रहे हैं। नए मार्केट की तलाश इसलिए भी कर रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर एक स्लोडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं साथ में टैरिफ्स का जो एक तरह से इंपैक्ट है उसमें से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो नए मार्केट क्या हो सकते हैं उस बात पर भी एक तरह से फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है कि अगर इस पूरे बैठक की बात की जाए तो भारत का फोकस रहेगा कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है और उस पर्चे पे कैसे कोलैबोरेट किया जा सके आगे जाते हुए। तो वो एक तरह से एक प्रोमिनेंट पॉइंट रह सकता है भारत चाइना के रिलेशनशिप का, या फिर इस जो बैठक है उसके ब्रॉड आउटकम का। जी अरुण, यहाँ हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे एक बार और ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में दो शब्दों का ये जिक्र किया जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, वो है सम्मान और संवेदनशीलता, साथ ही साथ विश्वास की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ऐसे में क्या ये लग रहा है कि भारत आगे बढ़ता हुआ जरूर चीन के साथ नजर आ रहा है, लेकिन उसमें किस तरीके से भारत को आगे बढ़ना है, ये भारत की रणनीति तय है? देखिए, भारत हर देश के साथ में नहीं, इनफैक्ट दुनिया के साथ में कहते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। हम ये कहते हैं कि हम खुद भी विकास करेंगे और बाकी के देश भी विकास करें। भारत कहता है कि हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर के विकास करना चाहते हैं। भारत कहता है कि हम विकास करना चाहते हैं लेकिन किसी देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम हर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और रिस्पेक्ट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो उसी लिहाज के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर आगे चल रहे हैं। लेकिन ये इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत और चीन के संबंध रहे हैं, हमने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों ही लीडर्स की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही है। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अपने होम टाउन गुजरात अहमदाबाद में बुलाया था,
तो उसके बाद में देखिए कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने होम टाउन शियान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था, उनका भव्य स्वागत किया गया था। कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भारत और चाइना एक दूसरे एक तरह से मंच साझा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एससीओ समिट की बैठक करेंगे तो एक तरह से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे आतंकवाद के मोर्चे पर। तो इस बात को मैं भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी एससीओ समिट का मेंबर है और ये वो मंच होगा जहां एक तरह से भारत पाकिस्तान को भी एक तरह से करारा जवाब देगा जहां तक आतंकवाद की बात आती है, क्योंकि ये वही एक तरह से क्योंकि हम हर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की जब तक बात की जाए, जहां तक G20 हो, ब्रिक्स हो, भारत इस बात को उठाता रहा है कि आतंकवाद किसी भी तरह, चाहे गुड टेररिज्म में बैड टेररिज्म का से डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी सूरत में बिल्कुल अरुण, जी जो आतंकवाद है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो भावना, तमाम जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर आएंगी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन में है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। प्रारंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है, जहां कहा है कि जिस तरीके से सीमा में स्थिरता लानी है, वैश्विक शांति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। साथ ही कहा पारस्परिक सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता के साथ हम इस समय चीन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ दो विशेष मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विनोद जी हैं और अंशु जी हैं। विनोद जी, मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। आपने प्रारंभिक वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुना। ओपनिंग रिमार्क्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सार्थक चर्चा जरूर हुई है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं जिसमें सीमा शांति हो, फ्लाइट्स की बहाली हो और साथ ही साथ जिस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाना हो, ये कहीं ना कहीं भारत की इस समय प्राथमिकताएं दिख रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रधानमंत्री जी ने यह साफ साफ कहा है कि कौन सी ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पर हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिसमें सम्मान और विश्वास की विशेष बात है जी। और जहाँ तक बातचीत चल रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो वक्तव्य आया है, इससे ऐसा लगा कि हम उन मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं जी, जहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और दूसरे मुद्दों पर जहाँ पर हमें ज़्यादा विचार करने की, ज़्यादा आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है, उस पर हम साथ के साथ बातचीत करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा विचार है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने जो 3-4 बातें कही कि इन पर हम आगे बढ़ सकते हैं, उन पर बिल्कुल, क्योंकि उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अन्य मुद्दों पर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बातचीत हम करते रहेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ने की अगर बात की जाए अंशुल जी, क्योंकि परस्पर विश्वास और जब हम कह रहे हैं कि संवेदनशीलता के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री ने इस वजह से इसका जिक्र किया कि जो पिछली मुलाकात रही है वो सार्थक रही है और कहीं ना कहीं सकारात्मक फिलहाल संबंध नजर आ रहे हैं, इसी वजह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या माना जाए, जो मुद्दे लगातार दोनों देशों के बीच में अभी तक रहे हैं, पीपल टू पीपल जब कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, फ्लाइट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे किस तरह का फायदा आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो दोनों देशों को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, आज जो अभी हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आरंभिक वक्तव्य सुना है, इससे अब ये स्पष्ट हो जाता है कि गलवान विवाद के बाद और जो लगातार सीमा विवाद चला, उसका खामियाजा दोनों देशों की जनता ने तो कहीं ना कहीं उठाया ही है। तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि 2.8 बिलियन लोगों के कल्याण का मार्ग आज इस बातचीत के बाद प्रशस्त हो रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने की बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स राजी हैं और ये देखना बहुत सुखद है कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कजान की अपनी सार्थक चर्चा का भी उन्होंने उल्लेख किया। मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो और इसीलिए उन्होंने कहा कि सीधी उड़ानें शुरू की जा रही हैं, दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। और कल्चरल कनेक्ट की बात की, तो ये देखना
बहुत सुखद रहा, जिसकी हम लगातार इस बैठक के पहले से चर्चा कर रहे थे मुकुल जी, कि यहाँ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेशंस जाते हुए दिखें, तो निश्चित तौर पर वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे कि एम्बेसडर ने भी कहा कि एक सहमति बन गई है, तो मुझे लगता है कि विवादों का समाधान भी धीरे धीरे फेज्ड वाइज मैनर में मिलेगा। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है वो ये कि जो बिल्कुल संबंधों पे बर्फ जम गई थी वो अब पिघली हुई दिखाई पड़ रही है, रिकनेक्ट हो रहे हैं हम। और जब रिकनेक्ट हो जाएंगे तो जैसे कि मोदी जी ने कहा कि परस्पर विश्वास और संवेदनशीलता, जब इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से फिर रिश्ते भी बेहतर होते हुए हमें नजर आएंगे। विनोद जी, जिस तरीके से हम भारत चीन संबंधों में सुधार देख रहे हैं, सिर्फ एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ये शांति और समृद्धि का कहीं ना कहीं संदेश देगा। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उसके पहले भी हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के आपसी संबंध अगर बेहतर होते हैं तो इससे अन्य देशों पर, जिसमें न केवल दोनों देशों के पड़ोसी देश हैं बल्कि दूसरे और भी हमारे क्षेत्र के और पूरे विश्व के देश हैं, उन पर जरूर असर पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले जैसे सप्लाई चेन की बात हुई थी, तो अगर दुनिया के आप बहुत से जो मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, उनमें आप देखें तो सप्लाई चेन एससीओ के मेंबर देशों के काफ़ी नियंत्रण में है। और उनमें आपस में इस दिशा में अगर सहयोग बढ़ेगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर भारत चीन के संबंध सुधरते हैं तो बहुत से और मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होती रहती है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी है, सप्लाई चेन जो मैंने अभी कहा, इन सब चीज़ों पर सभी सदस्य देशों के बीच में अच्छी बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल, और जिसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जी, साथ ही अंशुल जी, जिस तरीके से अभी विनोद जी ने जिक्र किया कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके साथ भी जिस तरह के संबंध भारत के रहे हैं, और उसी लिहाज से अगर देखा जाए, क्या माना जाए एक विश्व में एक संदेश भी इसके जरिए जाएगा कि कैसे ये तमाम देश जो हैं क्षेत्रीय देशों में जिनकी गिनती की जाती थी पहले, वो उनमें जिस तरह का जुड़ाव हो रहा है और विकास कहीं ना कहीं प्राथमिकता में होगा हर एक देश के लिए, और भारत वहाँ एक नेतृत्व की स्थिति में नजर आएगा। देखिए, जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर देखते हैं तो 2001 में स्थापना हुई और इसके जो तमाम सदस्य देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और भारत की एंट्री बाद में हुई। सेंट्रल एशिया के जो प्रमुख देश हैं, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, चीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, इन सभी देशों ने मिलकर एससीओ की स्थापना की। फिर इसमें पाकिस्तान और भारत जुड़े और इसके बाद हमने लेट एंट्रेंट्स में अभी रिसेंटली ईरान और बेलारूस को भी जुड़ते हुए इस संगठन में देखा है। और आज एससीओ के समिट के लिए 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। 3000 से ज्यादा दुनिया भर से पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरे समिट को कवर करने के लिए। और एससीओ में जब हम भारत की भूमिका देखते हैं तो सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, चीन के साथ किस प्रकार से उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे। हालांकि जब हम अपने प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो बहुत सुंदर सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हमारे रहे हैं, नॉलेज पार्टनर चीन हमारा रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्ट्स रहे हैं, ट्रेड कनेक्ट्स रहे हैं। पाकिस्तान की ओर जब हम नजर डालते हैं तो ये एक ऐसा सदस्य देश है एससीओ का कि जहां अभी पीछे भी जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी और हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो जो मसौदा निकल के आया था उसमें कुछ और ही बात लिखी हुई थी बजाय कि पहलगाम अटैक के, तो फिर वो उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे भारत की तरफ से। अब थोड़ा हमें स्थितियों में परिवर्तन दिख रहा है और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जब हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं और एससीओ का एक बहुत महत्वपूर्ण जो एजेंडा आइटम है वो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को मजबूत बनाना है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर काम करना है और उस पर बाकी के सभी सदस्य देशों की सहमति भारत के साथ लगातार बनी हुई है। तो यहाँ जब समिट में बात होगी इस एक एजेंडा आइटम पर तो ये देखना रोचक होगा कि किस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान के लिए बनती है। पीछे विगत दिनों में हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ किस तरह से रिश्ते घनिष्ठ हुए हैं और इसका निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव अब हम पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान रशिया संबंधों पर पड़ते हुए देखेंगे। तो वो छाया भी आज मुझे लगता है समिट में हमको दिखाई पड़ेगी, तो ये भी देखना रोचक होगा। बहरहाल भारत के जो ये बाकी के तमाम सदस्य देश हैं इनके साथ बहुत अच्छे संबंध है मुकुल जी, और भारत इस पूरे एरिया में कैसे सप्लाई चेन रेजिलिएंट हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, किस तरह से हम एक गलियारा बना सके, कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर बना सके, इसको लेकर लगातार काम कर रहा है। तो बिल्कुल लीडरशिप की पोजीशन में भारत एससीओ में हम ब्रिक्स के मंच पर भी देखें तो हमको एक नेतृत्व की भूमिका में निश्चित तौर पर नजर आता है। ये जो सिक्योर थीम है जो इस बार के एससीओ समिट की थीम है ये हमारे प्रधानमंत्री ने ही इसका पहले वर्णन किया था और अब ये थीम के रूप में हम एससीओ की देख रहे हैं।
साथ साथ विनोद जी, एक और बड़ा संदेश यहाँ से ये भी जाता हुआ, जब दोनों देश यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, जो देश इस समय संरक्षणवाद की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी अपनी इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए तमाम नीति ला रहे हैं और दूसरे देशों पर भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जब ये दो देश मिलते हैं तो भारत इस अंदाजे के साथ, इस नीति के साथ आगे बढ़ता हुआ कि हमारी रणनीतिक आजादी रहे, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता रहे यहाँ पर। भावना जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। कुछ देश जो है वो ऐसा सोचते हैं कि अभी भी वह अन्य देशों पर आर्थिक क्षेत्र में दबाव डाल सकते हैं। तो हमने ये बात जो कि बहुत ही क्लियरली और दृढ़ता के साथ कही है कि ऐसा जो कि है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, और हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं जिसमें आर्थिक संबंध भी शामिल हैं। और भारत और चीन दोनों एक बहुत ही बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, और मेरे विचार से दोनों के बीच में सहयोग की जो अवसर हैं वो बहुत ही अधिक हैं, और न केवल ट्रेड के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हम एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। और इसमें मैं एक बार ये जिक्र जरूर करना चाहूँगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि उसकी मीटिंग होने वाली है, कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन केवल राजनीतिक और आर्थिक बातें ही नहीं करता, उसमें पार्लियामेंट के लोग हैं, जजेस की मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस फोरम है, एग्रीकल्चर पर बातचीत हम करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी पर अभी हाल में मीटिंग हुई। तो ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम अपना आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लोगों के लिए लाभकर होगा। इसमें केवल कुछ राजनीति से ही संबंधित बात नहीं है जी, जबकि वेस्ट में बहुत से लोग इसे राजनीति से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये हमारे लोगों की भलाई के लिए, तो उनके लाभ के लिए हमें आपस में सहयोग को अवश्य बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, इसमें एक छोटा सा जवाब आपसे और लेना चाहूँगा। जब हम जैसा कि भू राजनीतिक परिस्थितियाँ लगातार देख रहे हैं, या कौन से ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर तमाम जो सदस्य देश हैं एससीओ के, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ नजर आते हैं, भारत की नीतियों को अपनाना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन जो है उनमें से शायद एक हो सकता है, और उसका सीधा फायदा जो है हम मान सकते हैं अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनमें से कई देशों ने भारत का समर्थन किया है जी, कि हम अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते, और जो आर्थिक संबंध है वो दबाव से नहीं बनाए जा सकते हैं, ना बढ़ाए जा सकते हैं। जी, इस मुद्दे पर हमें काफी समर्थन मिला है। और बहुत सी मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा डिजिटल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, सप्लाई चेन है जी, इन सब में हम भारत और जो एससीओ के अन्य सदस्य देश हैं उनके बीच में आपसी सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं जी, और इस पर अलग अलग पिछले जुलाई में और उसके पहले काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिली जिन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूरी आशा है कि जो इस बार की एससीओ मीटिंग होगी उसमें हमें ज़रूर कुछ नई बातें देखने को मिलेगी, विशेषकर एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन के बारे में। तो हम देखते हैं कि आज इस मीटिंग से क्या निकल करके बाहर आता है। बिल्कुल अंशु जी, जब एशिया की दो महाशक्तियां यहाँ आमने सामने हैं और एक साथ मिल रही हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन और भारत जनसंख्या के लिहाज से भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। ऐसे में एक दूसरे में बाजार को तलाशना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को पहचानते हुए आगे बढ़ना, ऐसे में दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भावना जी आपने चर्चा में जोड़ दिया है। और जब हम यहाँ पर यदि हम अपने पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें और मार्केट एक्सेस की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भारत मुझे लगता है कि चीन से इस बात की दरकार करेगा कि मार्केट एक्सेस बेहतर हो भारत को, क्योंकि एक तो कारण हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हम पर टैरिफ इंपोज किए गए हैं ट्रंप के द्वारा, उसके बाद हम 40 देशों को आउटरीच कर चुके हैं। हम उनसे इस बात की आशा कर रहे हैं कि हमको मार्केट एक्सेस मिले, हम अपने एक्सपोर्ट्स इन देशों को बढ़ा सकें, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप चीन। तो लगभग 127 बिलियन यूएसडी का हमारा व्यापार है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम जो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है बनिस्बत की उस आंकड़े के जिसका एक्सपोर्ट हम चीन को कर रहे हैं, और 99 बिलियन यूएसडी का ये डेफिसिट है। और अंशु जी, यहाँ हम आपको एक पल के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी जो ये मुलाकात है उसका प्रारंभिक वक्तव्य आया सुन लेते हैं।
欢迎你来华出席2025年上海会议峰会。去年我和你在喀山成功会中印关系重启再出发，双方认真落实大使领导共识，两国交往合作不断取得新进展。Mr. Prime Minister, it's a great pleasure for me to meet you again this time in Tianjin. Welcome to come to China for the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit. Last year, you and I had a successful meeting in Kazan, and the China-India relationship had reset and started anew. The two sides have earnestly implemented the important consensus we have agreed, and the bilateral exchanges and cooperation have since made new progress. 当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织。中国和印度是两大东方文明古国，是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要成员，肩负着造福我国人民、促进发展中国家团结振兴、推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We're the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. 今年是中印建交75周年，双方要坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动两国关系持续健康稳定发展。双方还要共同展现历史担当，坚持多边主义，携手推动世界多极化和国际关系民主化，为维护亚洲乃至世界和平和繁荣做出应有的贡献。This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our due contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. तो जाहिर तौर पर ये जो द्विपक्षीय बैठक है लगातार चल रही है और इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री का जो प्रारंभिक वक्तव्य है वो हमने सुना, साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। इसके बारे में और भी आपसे जो जुड़ी जानकारी है वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात इस समय हो रही है। दोनों के प्रारंभिक वक्तव्य हम सुन चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो सार्थक रहे हैं और आगे सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश लोकप्रिय देश है और हमारे साथ यहाँ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। अंशु जी, अगर हमने शी जिनपिंग की ओपनिंग स्टेटमेंट सुनी, क्या मेजर टेकअवेज आपको लग रहे हैं यहाँ से निकलते हुए? सबसे अच्छा और सुखद तो ये देखना लगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया, लगभग उसी को रेजोनेट करते हुए हमें चीनी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को चीन एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए और चीन यात्रा के लिए स्वागत किया। बायलैटरल कोऑपरेशन की देखिए वो बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में लंबे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं और दोनों ही देश किस तरह से दो विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्याएं हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज दोनों देशों के पास हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, सॉलिडेरिटी के साथ आगे बढ़ना है, कह रहे हैं हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस हो, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। पार्टनर्स इन सक्सेस बने हम, ये उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखते हुए साथ में हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए और एशिया में संतुलन बना रहे, वैश्विक राजनीति में संतुलन बना रहे, मल्टीपोलर दुनिया में चीजें ठीक रहे, इसको देखते हुए वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को बनाने की भी बात कर रहे हैं। वो अपने टाइज को बेटर बनाने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक ओवरऑल, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से वैश्विक राजनीति में एक एशिया की सदी की बात, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जापान से संदेश देकर यहाँ पहुंचे हैं, लगभग उसी तरह की बात चीन के राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। तो ये देखना सुखद है कि कम से कम जो अभी हम यदि वैचारिक स्तर पर देखें तो मुकुल जी, भावना जी, हमें दोनों ही जो पंत प्रधान हैं वो एक सेम लेवल पर खड़े हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है जब यहाँ से आपसी सहमति बनी है तो चीजें काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जानी चाहिए। बिल्कुल अंशु जी, ऐसे में जो वैश्विक मंच पर जब थोड़ी उथल पुथल हमें नजर आती है, ऐसे में एशिया का ये जो संतुलन है, हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को एक कहीं ना कहीं संतुलन प्रदान करता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर यदि आप वैश्विक राजनीति के इतिहास को भी देखें तो पहले कभी दुनिया में शक्ति के पैमाने अलग थे। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। पूरे शीत युद्ध के दौरान जो विश्व रहा वो बाइपोलर रहा, दो शक्ति के ध्रुव थे, एक यूएसएसआर के पास था, एक यूएस के पास था। लेकिन 90 के दशक में जब ओपन इकोनॉमी आई, लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो शक्ति के एक एलिमेंट बने। जोसेफ नाय ने सॉफ्ट पावर टर्म कॉइन की 1992 में, कंप्यूटर आए, आईटी इंडस्ट्री आई। इसके बाद हमने चीन को एक महाशक्ति के रूप में उभरते देखा, भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते देखा। एशिया की जो तमाम जो देश हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में तेजी से आगे बढ़े। तो ये शक्ति का वो एक मल्टीपोलर बनाने वाला वैश्विक ऑर्डर को ध्रुव हम कह सकते हैं, जो एशिया से शामिल होता है। और कहीं ना कहीं पूरे तमाम हमने देखा कि किस तरह से भारत ने 1947 के बाद से नॉन अलाइंड अपनी विदेश नीति को रखते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि वे देश जो किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले। और इसी नॉन अलाइंड को अब हमने ऑल अलाइंड कर दिया। तो हम पश्चिमी खेमे से भी जुड़े हुए हैं, अभी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कहते आए हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, और ऐसे में यहाँ पर भी दिखता हुआ साफ तौर पर जब दोनों देश मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाता हुआ नजर आ रहा है कि आपके विचारों में, आपकी रणनीतियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और इस मनभेद को परे करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, साफ तौर पर इसके दीर्घकालिक परिणाम रहने वाले हैं। जी हाँ भावना जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। जो अभी प्रारंभिक वक्तव्य आए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही देशों के नेताओं के बीच में एक सहमति है कि हमें अपने संबंधों को जितना भी हो सके उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, और जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है उसमें सुधार करना चाहिए, और हमें पॉजिटिव्स लेने चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा है या कुछ भी जैसे एक पॉजिटिव है, उसको हमने लिया कि ये एक पॉजिटिव्स के रूप में उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। दोनों ने ही इस बात को कहा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ने प्रारंभिक वक्तव्यों में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें किसी अन्य देश को ऐसा कहने का मौका मिले कि दोनों देशों ने
के बीच में कुछ आपसी सहमति की कमी है, क्योंकि कई अन्य देश हैं जो ये प्रयास कर रहे होंगे कि अभी इस बातचीत से कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे ये कहा जा सके कि दोनों देशों के बीच में सहमति अभी भी अच्छी तरह से नहीं बनी है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे जब बदलते दौर की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में एससीओ को लेकर एक कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंशु जी, इस बारे में आपकी भी राय पहले मैं यहाँ लेना चाहूँगा, फिर विनोद जी से भी जानकारी लेंगे। किस तरीके से दोनों देश जो हैं, जब कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ऐसे परिदृश्य में? इस पूरे अभी भू राजनीतिक परिदृश्य को यदि हम देखें तो नाटो का मैं यहाँ उदाहरण दूंगी, जो शीत युद्ध के दौरान बना हुआ वेस्टर्न लॉबी का अमेरिका के प्रतिनिधित्व में एक ऐसा मिलिट्री अलायंस रहा है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के, कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें अटैक ऑन वन इज कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। तो सारे मेंबर नेशंस उसमें फिर जो अटैकर है उसके अगेंस्ट आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस एक भावना के साथ यदि कहूं तो भारत ने कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनना स्वीकार नहीं किया। भारत का ये मानना है कि एक वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की सहमति होनी चाहिए कि हर किसी की संप्रभुता का और टेरिटरीज का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। तो उस संप्रभुता का सम्मान है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान है, और यहाँ पर इसीलिए चाहे हिंद प्रशांत का क्षेत्र देखें या हिंद महासागर का क्षेत्र देखें, भारत लगातार प्रयास करता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म रहे, लेकिन किस तरह से रहे, पॉजिटिव तरीके से रहे। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस से पहले तो सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, और उसके बाद महासागर के रूप में उसको परिणत करते हुए अभी जब रिसेंट यात्रा मॉरिशस की तो महासागर का संदेश दिया है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रहे, इस बात को भारत लंबे समय से कह रहा है, और एससीओ के मंच से भी मुझे लगता है इस तरह की बात होनी चाहिए या होगी। बिल्कुल अंशु जी, एससीओ के मंच से और बड़ी बातें कहीं ना कहीं रखी जाएंगी, लेकिन उससे पहले की ये मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि शी जिनपिंग ने कहा है कि कजान की जो मुलाकात थी वो बेहद सफल रही थी, जिसके बाद इस तरीके के परिणाम आने और बदलाव आने शुरू हुए हैं भारत चीन संबंधों में। विनोद जी, आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये एक अच्छी बात रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन देशों से भी अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं जिन देशों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहे हैं। ऐसे में चीन के साथ वहां जाकर शी जिनपिंग के साथ मिलना दूसरे देशों को भी एक बड़ी मिसाल यहां देता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हमने कूटनीतिक सफलता है जो कई बार हमने देखी है, और इस विजिट में जो ये समय चीन में चल रही है इसमें भी हम इसको एक कूटनीतिक सफलता के रूप में हमें देखना चाहिए। और जो रिश्ते हैं उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि हम दोनों की जो जनसंख्या है मिला करके 2.5 बिलियन से ज़्यादा है और 2.8 अरब लोगों का हित जुड़ा हुआ है, तो इन सभी के हितों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपने आपसी सहयोग और को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे मतभेद हैं उन मतभेदों की बात तो अलग है, उनके बारे में भी चर्चा अलग से होती रहे, लेकिन जो जिन क्षेत्रों में हमारा सहयोग हो सकता है उसे हम आगे बढ़ाएं। तो ये मैं कहूँगा कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, और विश्व के सभी देश जो कि है आज इसको देख रहे हैं। और एक ऐसी परिस्थिति में जब कई देश ये मानते थे कि शायद भारत जो है वो भारत का नेतृत्व थोड़ा झुक जाएगा, लेकिन भारत ने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया और अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अंशु जी, ये तो तमाम वो बातें जो बाहर निकल कर आ गई हैं, लेकिन ये जो बैठक हो रही है इससे और क्या कुछ खास सकारात्मक ऐसे विषय, ऐसे मुद्दे जो इस बैठक के बाद हम मान सकते हैं कि वो बाहर आते हुए नजर आएंगे? हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की भू राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम रीअलाइन होते हुए और चीजों को शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं, साथ शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसे में जो एससीओ की थीम है मुकुल जी, सिक्योर, तो सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, कनेक्टिविटी है, यूनिटी है, फिर इसमें रिस्पेक्ट है, और
सबसे महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट है। तो एससीओ के यदि हम मंच को देखते हैं तो मुझे लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट से जुड़े हुए जो लक्ष्य मेंबर नेशंस ने ले रखे हैं उसको लेकर के बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को और कैसे सक्षम और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसकी बात हो सकती है। आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की बात तो होगी ही, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की बात हो सकती है, फंडिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के मुझे लगता है बात होनी चाहिए होगी, साइबर सिक्योरिटी को और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो तमाम अन्य डायमेंशंस हैं उनको लेकर के बात हो सकती है, डिजिटलाइजेशन को लेकर के और यूपीआई को लेकर के भी निश्चित तौर पर बात हो सकती है। विनोद जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब अगला पड़ाव एससीओ है जहां और महाशक्तियां मिलने वाली हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कही जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि उनके साथ भी हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ देखना अभी और बाकी है? भावना जी, अभी तो देखिए इन मीटिंग्स में क्या होता है, जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं और एससीओ की मीटिंग में, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का पूरा समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबाव की नीति जो है वो उचित नहीं है। उन्होंने कई बार ये कहा है और इसके साथ ही जो कि है रूस के साथ हमारा जो सहयोग है वो विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इस मीटिंग के बाद में हमें सामरिक क्षेत्र में कुछ सहयोग के नए आयाम देखने को मिले, आर्थिक क्षेत्र में कुछ आयाम देखने को मिले, शायद ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया जो है वहाँ से हमारे जो कुछ बातचीत चल रही है और जो कनेक्टिविटी की भी बातचीत चल रही है, शायद हम उसमें कुछ जानने को मिले। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को राष्ट्रपति पुतिन हमेशा समर्थन देते रहे हैं। कई कारणों से यह उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना इसे होना चाहिए, लेकिन संभवतः इस मुद्दे पर भी बातचीत हो और विशेष करके जो एक अल्टरनेटिव रूट है ईस्टर्न रशिया के साथ में, उस पर कुछ बातचीत होने की मुझे लगता है कि शायद कुछ संभावना है। बिल्कुल अंशुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी विनोद जी ने भी कहा, किस दिशा में लगातार ये जो भारत और चीन के संबंध हैं बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि मजबूत तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो दिशा है कैसे पूरे विश्व को एक दिशा देगी? निश्चित तौर पर यहाँ से जो हम एक सहयोग का या सकारात्मकता का नया अध्याय खुलते हुए देख सकते हैं, तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मुकुल जी कि ये 2.8 बिलियन लोगों के कल्याण की बात है, मानवता के कल्याण की बात है। तो दो जो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मानवता का कल्याण होना चाहिए, लगभग इसी तरह की बात शी ने भी कही है। तो जब यहाँ से अगर यदि सहयोग का हम एक अध्याय खुलते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ेगा और मुझे लगता है पॉजिटिवली पड़ेगा। कि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि पहली बात तो कॉम्पीट ना करें और कॉम्पीट करें भी तो कोलैबोरेट करते हुए, एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। एशिया के दो देश हैं, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि तमाम जो मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं, चाहे हमारे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, सामरिक मुद्दों की बात हो, बिल्कुल तमाम ये अहम मुद्दे और इन पर एक सकारात्मक दृष्टि जो है जाहिर तौर पर इस बैठक के बाद हमें नजर आएगी। फिलहाल अंशुल जी और विनोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि एशिया की दो महाशक्तियां, दमदार दो, इस समय एक साथ आई हैं और रिश्तों में एक नया आयाम लिखने के लिए तैयार हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि भारत चीन का साथ आना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है सकारात्मकता के साथ कि दोनों देशों का ये मिलन दीर्घकालिक परिणाम लेकर आएगा। और अब सबकी नजरें होंगी एससीओ बैठक में, जहां देखना होगा कि किन मुद्दों पर आगे बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए अनुमति। नमस्कार।